आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाज़ा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज़ करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफ़र का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब जैसे ही अयान को पता चला कि उसको और अद्विका को बचाने वाली कार किसी और की नहीं बल्कि गौतम कपूर की थी। ये सुनकर के तो अयान का मानो दिमाग ही सुन्न पड़ गया था। अयान को अब अपने बॉडीगार्ड की भी आवाज नहीं आ रही थी। अयान धम्म से अपनी जगह पर वही बेसुध होकर बैठ गया। ये वो ही जानता था कि उसके लिए गौतम कपूर की उसकी लाइफ में क्या वैल्यू थी, पर उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उसकी लाइफ में अगर कभी उसने किसी को एक पिता की छवि में देखा था तो वो गौतम कपूर ही थे। वही थे जिसकी वजह से जिस अयान को उसकी खुद के परिवार से बेदखल कर दिया गया था उसे इस नई दुनिया में जीने की राह मिली थी। अयान उधर बैठा हुआ ही था कि तभी उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन की घंटी की आवाज को सुन करके अयान को होश आया तो उसने देखा कि फोन सक्षम का था। अयान ने अब जल्दी से अपने होश संभाल लिए और उसने फोन उठाया। फोन उठाने के बाद उधर से सक्षम ने कहा, अयान यार यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वही अयान ने अपने धड़कते दिल को शांत किया और उसने सक्षम से लड़खड़ाती जुबान में पूछा, क्या हुआ सक्षम? मिस्टर कपूर तो ठीक है ना? अयान की आवाज से साफ था जैसे कि वो सक्षम से पूछ नहीं रहा था बल्कि चाहता था कि सक्षम उसे यही जवाब दे। पर अभी फिलहाल तकदीर ने तो कुछ और ही लिख रखा था। सक्षम ने जल्दी से अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, नहीं अयान यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। गौतम जी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में है। उनके आधे से ज्यादा शरीर में कांच धंस चुका है और काफी ज्यादा ब्लड लॉस्ट भी हो गया है। सक्षम ने तो एक ही बार में गौतम जी की कंडीशन के बारे में बता दिया था, पर यहाँ अयान को ऐसा लग रहा था जैसे एक साया जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर उसके साथ खड़ा रहता था वो धीरे धीरे करके उससे दूर होता जा रहा था। और उस इंसान से दूरी अयान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। जब अयान को लग ही रहा था कि उसने गौतम जी को हमेशा के लिए खो ही दिया है तभी सक्षम ने अपनी आवाज को और ज्यादा सीरियस होकर के कहा, अयान प्रॉब्लम ये हो गई है कि डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर उनका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उन्हें ब्लड चाहिए और गौतम जी का ब्लड ग्रुप रे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है और ये यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर के अयान के मन में जो उम्मीद जगी थी गौतम जी को बचाने की वो भी मानो उन्हें खत्म होती हुई सी महसूस हो रही थी। आखिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप मजाक नहीं था, ये 1 लाख लोगों में से किसी एक के पास होता था और वो भी इंडिया में, तो ऐसे ब्लड ग्रुप के लोगों का होना और भी मुश्किल था। अयान की सांसें अब तेज हो रही थी, पर उसे कैसे भी करके गौतम जी की जान बचानी थी, इसलिए उसने सक्षम का फोन काट दिया और सबसे पहले उमेश जी को कॉल लगाया, क्योंकि उसे पता था कि गौतम जी ने जरूर ऐसे लोगों को पहले ही अपने लिए ढूंढ रखा होगा जिनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड हो। जैसे ही उमेश जी का कॉल कनेक्ट हुआ उन्होंने अयान के कुछ बोलने से पहले ही घबराते हुए कहा, अयान सर, मैंने सर से जुड़े उन लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि आज हमें उनकी ज़रूरत है, पर मुझे अभी पता चला है कि जिस लेडी को हमने हमेशा अपने से कनेक्ट रहने के लिए बोला था आज उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अयान के दिमाग में अब एकदम से एक बात खटकी, एक्सीडेंट। उसे बहुत अच्छे से याद था कि वो और अद्विका तो कॉलेज की बाउंड्री लाइन पर ही चल रहे थे और उल्टा उसके अंदर ही मजा मस्ती कर रहे थे, पर फिर वो गाड़ी, और तभी उसका दिमाग और एक चीज से ज्यादा परेशान हो गया था और वो ये थी कि उसे याद आया कि गाड़ी का निशाना वो नहीं बल्कि अद्विका थी।
क्योंकि ऑन रोड अद्विका थी। वही उमेश जी ने अयान के फोन को काट दिया था क्योंकि उनके पास फिलहाल अद्विका से मिलकर उससे बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिर अद्विका की रगों में भी तो गौतम जी का ही खून जो दौड़ रहा था। वही अब अद्विका को भी धीरे धीरे होश आ गया था, पर वो एक चीख के साथ उठी, पापा। ऑडियो बाय अनारुल 1997। वही उमेश जी ने अयान के फोन को काट दिया था क्योंकि उनके पास फिलहाल अद्विका से मिलकर उससे बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिर अद्विका की रगों में भी तो गौतम जी का ही खून जो दौड़ रहा था। वही अब अद्विका को भी धीरे धीरे होश आ गया था, पर वो एक चीख के साथ उठी, पापा। पूरे हॉस्पिटल में अद्विक के जागने की चीख गूंज चुकी थी। वही इस समय अयान जो परेशानी में कॉरिडोर में बैठा हुआ ब्लड ग्रुप को जुटाने के इंतजाम में लगा हुआ था, उसे भी जब अद्विका की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से अद्विका के वार्ड की तरफ भाग गया। वो जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाता हुआ अद्विका के वार्ड में पहुंच गया। वही इस समय अद्विका पसीने से तरबतर होके बैठी हुई थी। उसका चेहरा पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे कि उसने ना जाने ही कितना बुरा सपना देखा था। वही अद्विक के दिमाग में बार बार वो गाड़ी घूम रही थी और उसके अंदर बैठे उस आदमी का सर, जिसे देख करके बस उसे अपने पापा की याद आ रही थी। अयान जल्दी से भागते हुए अद्विका के पास आया तो वो उसकी ऐसी बिगड़ी हुई हालत को देख करके और घबरा गया। अयान ने बिना सोचे समझे अद्विका को गले लगा लिया। वही अद्विका जब उसे किसी अपने की छुअन महसूस हुई तो उसके धड़कते दिल अभी थोड़ी सी राहत मिली थी। हाँ, यही तो चाहिए था उसे, कोई एक अपना जो उसे इस भंवर भरी जिंदगी से निकाल सके और उसके दिल को शांत कराने की हिम्मत करा सके। वही अयान जिसने अद्विका को गले लगाया तो इसलिए था क्योंकि वो उसे शांत कराना चाहता था, पर अब उसे भी महसूस हो गया था कि उसको भी एक ऐसे ही किसी साथी की जरूरत थी जो उसके बस पास होने से उसे ये हौसला दे से कि सब ठीक हो जाएगा। अद्विका और अयान दोनों एक दूसरे को महसूस करके एक दूसरे को इन आई हुई परेशानियों में बिना कुछ कहे बस संभाल रहे थे। आयन से ऐसे ही गले लगे हुए अद्विक ने बड़ी मुश्किल से वो पूछा जिसे पूछने से उसका दिल भी कांप रहा था। अयान। अद्विका ने धीरे से अयान के नाम को पुकारा। वही अयान ने भी अद्विका के सर पर हाथ फेरते हुए ही अपनी आंखों को बंद करे ही अपने भारी गले से कहा, हम। अद्विका ने जब उसकी ऐसी आवाज सुनी तो वो जो पूछना चाहती थी वो तो उसके मुंह में ही रह गया, पर उसका दिल अब और ज्यादा घबराने लगा। ये अयान इतना टेंस्ड क्यों है? क्या वो आदमी? नहीं नहीं अद्विका, तू भी क्या सोचती रहती है? वो पापा कैसे हो सकती है? अपने आप से ही बात करते हुए अद्विका ने अपने दिल से उस सच को झुठलाने को कह दिया जो शायद वो पहले से ही जान गया था। वही अद्विका ने अब फिर दोबारा बड़ी हिम्मत करके अयान से पूछने के लिए कुछ बोलना ही चाहा था कि तभी अयान का फोन बजने लगा। अयान जो अभी तक अद्विका को अपनी बाहों में लिए ही ये महसूस कर रहा था कि सब ऐसे ही काश ठीक हो जाए और ये बस एक सपना होकर टूट जाए, पर मोबाइल रिंग से उसका भ्रम टूट गया और उसने तुरंत अद्विका को छोड़ा और फोन उठा लिया। अयान फोन को लेकर बाहर चला गया क्योंकि उसे याद था डॉक्टर ने कहा था कि अद्विका को कोई भी झटके वाली बात नहीं बतानी है। अयान के पास उसके आदमियों का फोन ना था जिससे उसने पूरी दुनिया के कॉन्टैक्ट को यूज कर ले बॉम्बे ब्लड ग्रुप अरेंज करने को बोला था। अयान को अपने आदमी से बात करके पता चला था कि कुछ लोगों का इंतजाम तो हो गया था, पर यहाँ जल्दी से भी जल्दी पहुँचते हुए उन्हें 6 घंटे लगने वाले थे और शायद इतना समय नहीं था। तभी अयान के पास दोबारा से सक्षम का कॉल आया जिसने बोल दिया था कि डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर आधे घंटे में गौतम जी का ब्लड ग्रुप नहीं अरेंज हुआ तो उनकी जान बचाना उनके भी हाथ में नहीं है।
और तभी अयान को पता चला कि उन लोगों ने गौतम जी को इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया था। अयान ने ये सब सुन के तुरंत फोन काट दिया था। अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अब एक तरफ अद्विका के वार्ड की तरफ देखा और फिर जल्दी से गौतम जी ले इमरजेंसी रूम की तरफ भाग गया। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। अयान जल्दी से उस वार्ड की तरफ भाग गया था, जहां उस पूरे कॉरिडोर को अब बॉडीगार्ड ने घेर लिया था। तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। अयान और बाकी सभी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर धीरे धीरे अब आधा घंटा भी निकलने को आ गया था। तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे। अयान, जिसका दिमाग अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था, उसने जब सामने भगवान जी की मूर्ति देखी तो उसके कदम अपने आप ही वही बढ़ गए। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। अयान इस समय अपने हाथ जोड़े हुए बस भगवान से ही अब कुछ चमत्कार की उम्मीद करके बैठा हुआ था। जो सुनो तो कहें, प्रभु जी हमरी है बिनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अयान या फिर वहां पर खड़े किसी भी इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गौतम जी को बचाने के लिए धीरे धीरे वो दिया गया 1 घंटा भी खत्म होने को आ गया था। अयान, जिसने अपनी सारी कोशिश कर ली थी, आज उसे सच में बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ होकर भी वो उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर पाया था जिसे शायद उसकी आज बहुत जरूरत थी। ये बात अयान को दिल ही दिल में बेहद बुरी तरह से कचोट रही थी। सक्षम और बाकी के सभी दोस्तों ने जब अयान को इतना उदास देखा तो उनसे ये देखा नहीं गया। वो लोग उससे कुछ कहने के लिए आगे आते, पर इस समय अयान का मन किसी से बात करने का नहीं हो रहा था और वो तुरंत ही अब वहां से हट गया, क्योंकि गौतम जी को बचाने की आखिर उम्मीद भी अब उसके हाथों से छूट गई थी। अयान वहां से जा भी रहा था और वो मन में ये भी सोच रहा था कि कैसे वो गौतम जी की उस बेटी को ये बात बताएगा जो अभी उनके साथ नहीं रहती है। किस मुंह से बताएगा वो पूरी दुनिया को वो गौतम जी को नहीं बचा पाया। ये सब सोच सोच कर ही कभी उसके दिमाग में दुख के भाव आ जाते तो कभी आत्मग्लानि के। अयान वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर खड़े सभी लोगों को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम की रेड लाइट ऑन होती हुई नजर आई। उस आवाज को सुन के सभी लोग शॉक हो गए। आखिर ये कैसे हो सकता था? अगर ब्लड डोनर मिला ही नहीं था तो ये ऑपरेशन होना कैसे पॉसिबल है? सभी लोगों के मन में यही सवाल बार बार घूम रहे थे। अयान भागते हुए उस ऑट रूम के बाहर गया तो उसे पता चला था कि गौतम जी का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है।
अयान के चेहरे पर इस समय एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी। आखिर अब जाकर उसे उम्मीद की एक राह नजर आई थी कि अब वो गौतम जी को ठीक कर सकता है। वही अब अयान किसी डॉक्टर को ढूंढते हुए इधर उधर भागने लगा कि तभी उसे एक रूम से उमेश जी निकलकर आते हुए दिखाई दिए। उमेश जी को वहां देख करके अयान की आंखें चमक गई। वो जान गया था कि आखिरी समय पर ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उमेश जी ही होंगे। वो तुरंत भाग करके उनके पास गया और उमेश जी का हाथ पकड़ करके भरे गले से बोला, थैंक यू सो मच अंकल। समय पर आने के लिए आपने सच में आज उनके जीवन को बचाया है, जिसकी अभी ना जाने कितने लोगों को जरूरत थी। उमेश जी ने अयान की खुशी को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए, पर इस समय उन्हें चिंता थी अंदर बैठे हुए इंसान की, जो इस समय सुध बुध खोकर के बैठी हुई थी। उन्होंने अब अयान को देखा, वो बिल्कुल भी अयान को अद्विका से नहीं मिलवाने नहीं देना चाहते थे। दरअसल अभी उमेश जी को भी नहीं पता था कि अयान और अद्विका एक दूसरे को जानते हैं। उमेश जी याद करने लगे थे कि कैसे आज एक एक मिनट उन पर भारी पड़ा था। दरअसल कुछ काम की वजह से उमेश जी गौतम जी के साथ कल दिल्ली नहीं आ पाए थे, और जैसे ही उन्हें आज उनके एक्सीडेंट की खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली। पर रास्ते में उन्होंने जब सब जगह ट्री कर लेने के बावजूद भी उन्हें गौतम जी का बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं मिला, तो उन्होंने अब अद्विका की खबर मानसी से ली, क्योंकि अद्विका का नहीं ब्लड ग्रुप गौतम जी तरह बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही था। पहले तो वो भी ये जानकर के हैरान रह गए कि आखिर अद्विका हॉस्पिटल में क्या कर रही है, पर अभी उनका अद्विका के पास पहुंचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर सबसे बड़ी परेशानी तो उन्हें तब आई थी जब उन्होंने अद्विका को अपने बेड पर खाली आंखों से वार्ड के बाहर ही देखते हुए पाया था। आखिर कितनी फूल जैसी बच्ची थी उनकी। वही जब अद्विका ने गौतम जी को अपने वार्ड में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगी। क्या वो सपना तो नहीं देख रही थी? ये अंकल यहाँ कैसे हो सकते थे? आखिर उसके साथ इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ था। वो ये सोच ही रही थी कि उमेश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी उसे ले जाने लगे। वही अद्विका हैरानी से उमेश जी को देखने लगी और अब असमझा में उन्हें देखकर ले पूछने लगी, अंकल रुकिए तो बताइए ना, आप मुझे ऐसे घसीट कर क्यों ले जा रहे हैं? बोलिए। पर गौतम जी अभी उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उसे पहले वहां से ले गए। वही जब अद्विका को डोनेटिंग ब्लड सेक्शन में ले जाया गया तब तक अद्विका की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसने अपने पापा के बॉडीगार्ड को यहां पर पहरा देते हुए देख लिया था। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका ने जब अपने पापा के बॉडीगार्ड को देखा तो उसे अंदाजा हो गया था कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। फिर उसे थोड़ी देर पहले अपने बेहोश होने से पहले की बात याद आई, जिसे वो एक बुरा सपना समझ करके भूल गई थी। वो तो अच्छा था कि रास्ते में ही उमेश जी ने अद्विका के चेहरे को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, इसीलिए वहाँ किसी भी बॉडीगार्ड ने ये नहीं देखा था कि अद्विका कपूर अभी भी जिंदा है। पर वही अद्विका की सांसें तो जिंदा होते हुए भी सूखती जा रही थी। उसने अब उमेश जी के हाथ से अपना हाथ बढ़ाया और वो टी की तरफ भागने लगी थी। उसे यकीन हो गया था ना, कार में उसके पापा ही थे। वो उसका बहम नहीं था। अद्विका रोते हुए वहां भागे जा रही थी और मन ही मन में अपने आप को कोसते हुए बोल रही थी, ये क्या कर दिया अद्विका तूने? तेरा दिल बार बार बोल रहा था कि वो तेरे पापा है और तूने ऐसे ही इस बात को टाल दिया। कितनी खुदगर्ज हो गई है तू अद्विका। वो अपने को कोसते हुए भागते जा रही थी, पर इस बार भी उमेश जी ने उसे कस करके पकड़ लिया था।
पर अपने पापा की ऐसी हालत के बारे में सोच करके ही अद्विका का दिमाग मानो घूम रहा था। उसका इस समय दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से चिल्ला करके रोए। वो फिर से उमेश जी की पकड़ से छूट कर जाने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उमेश जी ने थोड़ी सी आवाज तेज करके कहा। फिर भी उनकी आवाज उनकी दोनों के अलावा और किसी को नहीं सुनाई दी। अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा भी हिली या फिर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो पक्का तुम्हारे पापा अभी शायद 5 मिनट के अंदर ही अपनी सांस लेना छोड़ देंगे। ये सुन करके तो अद्विका के पैर उधर के ही उधर ठहर गए। वो अचंभे से उमेश जी को ही देख रही थी, पर अभी उमेश जी ने उसे कुछ और बताना सही नहीं समझा और फिर सीधा उसे लेकर ब्लड डोनेशन रूम में ले गए। वही अद्विका तो अभी पथराई सी आंखों से चल रही थी। फ्लैशबैक एंड। अद्विका ये सब सोच ही रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दिल अभी कर रहा था कि वो दौड़कर इस कमरे से चली जाए और जाकर पता करे कि उसके पापा की तबीयत कैसी है। वही अयान को भी बाहर अब बस अंदर बैठे हुए इंसान से मिलना था और वो बाहर ही इधर उधर चक्कर काट करके देख रहा था। पर उसे पता था कि उमेश जी ने एक टाइट सिक्योरिटी अद्विका के रूम से पहले लगा दी है और इससे तो अब अयान का दिल अद्विका के रूम में जाने के लिए और ज्यादा कर रहा था। वही अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। अयान के पास पीयूष और सक्षम आए। यार अयान, अब ये तो बता दे कि हमारा अद्विक किस वार्ड में है और अभी ठीक है या नहीं। वही अयान को अब जाकर इस बात का होश आया था कि वो अयान को कमरे में अकेला छोड़ करके आ गया था और उसके पास इस समय वहाँ कोई नहीं होगा और पता नहीं उसने क्या किया होगा तब से। ये दिमाग में आते ही अयान का मन कर रहा था कि वो अपना सर पीट ले, आखिर उससे इतनी बड़ी गलती हो तो हो कैसे गई। वो अब तेजी से भागकर कॉरिडोर से नीचे की तरफ गया। सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर हुआ तो हुआ क्या है अयान को। वही अब गौतम जी की तो हालत यो खतरे से बाहर थी, तो उमेश जी ने भी सारी बातें संभालने का बोलने के लिए और उन्हें वहां से आराम करने के लिए घर जाने को बोल दिया था। वही अद्विका इस समय अपने पापा को बड़े गौर से देख रही थी, जिनकी आंखें बंद थी और उनके माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका ने जब फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से पीयूष की आवाज सुनाई दी। वो कुछ टेंशन में लग रहा था और उसने घबराते हुए कहा, यार अद्विक, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अद्विका के ऊपर अभी भी अयान था, जिस वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी पीयूष ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अद्विका, मुझे जो 4 दिन बाद का शो मिला था उसके मैनेजर ने अब रिक्वेस्ट की है कि वो शो को कल ही करा रहे हैं और मैं चाहकर भी इस शो के लिए मना नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा बैंड फेमस इमेज होने से पहले ही नेगेटिव इमेज हो जाएगी। और इसी के साथ पीयूष ने अद्विक पर बॉम्ब फोड़ते हुए कहा, इसलिए तुम्हें कल अपने पियानो के साथ तैयार रहना है। कल हमारी टीम का पहला स्टेज शो होगा। अद्विका की आंखें हैरानी से खुली रह गई और उसने चिल्लाकर कहा, क्या? पर पीयूष जो जानता था अद्विक का ऐसा ही रिएक्शन होगा, उसने उसे फुल इग्नोर मारा और अपनी बात को आगे कंटिन्यू किया, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे नंबर पर मेल कर दी है। इसी के साथ पीयूष ने अद्विक का कॉल काट दिया। वही अद्विका कभी अपने फोन को देखे रही थी तो कभी अपने ऊपर लीन हुए अयान को देख रही थी। उसके मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि जब मैंने 15 लाख एक ट्रिप से ही कमा लिए तो अब मैं काम क्यों करूं। वही अयान जो जब से उसके अजीब और गरीब एक्सप्रेशन को देख रहा था, उसने अपनी बहू को उठाकर अद्विका से पूछा, क्या हुआ, ऐसे वोल्केनो की तरह क्यों फट रही हो स्वीट हॉट। अद्विका वैसे ही कंफ्यूजन में थी और ऊपर से अयान का स्वीट हार्ट नाम की फुलझड़ी छोड़ना उसके जीवन में कम तूफान नहीं मचा रहा था।
उसने जल्दी से अयान को अपने ऊपर से धक्का दिया, क्योंकि अयान तो फिलहाल अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार काम कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान अद्विका के एक्शन पर नहीं गया और वो भी एक ढोलक की तरह फ्लिप होता हुआ सिंगल बेड की वजह से नीचे गिर गया। पर अद्विका को कहा उसकी कोई परवाह थी। उसने अपने कंबल को खोला और अपने बेड पर पसर कर कहा, क्या होता सिंघानिया, वसंत 2 का कॉल था, कल से मुझे अपने दूसरे काम पर जाना है। और फिर उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, एक नन्ही सी जान पता नहू क्या क्या संभालेगी, पहले ही एग्जाम आने वाले हैं 1 महीने बाद और कॉलेज की जिम्मेदारी, फिर सलोन का काम और अब एक म्यूजिक बैंड। भगवान, ये सब आप एक छोटी सी जिंदगी पर ही क्यों छोड़ देते हो? और फिर सबसे बड़ी परेशानी, अपने आसपास एक पूरी पागल की फौज को झेलना। वही अयान को नीचे गिरने की वजह से अद्विका को गुस्से से घूर रहा था। जब उसने अद्विका को ऐसे शिकायत करते हुए सुना तो उसकी बोहें आपस में सिकुड़ गई। आखिर इस लड़की से किसी ने जबरदस्ती सर पर बंदूक रख तो नहीं कहा था, अद्विका तुम्हें एक बड़ा आदमी, ना ना औरत, अरे नहीं नहीं, पता नहीं ये क्या बनेगी, औरत या आदमी ये खुद ही जाने। ने फ्रस्ट्रेटेड होकर सर झटका। इससे किसी ने नहीं कहा था ना कि छोटी सी उम्र में ही अपने कंधों पर इतना भार लेने को। और अब पर वो इससे आगे सोचता तभी उसने सुना कि अद्विक ने उसे पागल की फौज करार दिया है। उसने गुस्से से अद्विका को देखा जो सर से पैर तक चादर तान कर लेटी हुई थी। उसने गुस्से से अद्विका के चादर को खींचकर कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे पागल की फौज कहने की? वही अयान के ऐसे कंबल खींचने की वजह से अद्विका ने अयान को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, ओ गॉड, इतना कहकर अद्विका आउट ऑफ कंट्रोल होकर हंसने लगी। वही अयान घूर कर अपने सामने एक ऐसे अजूबे को देख रहा था, शायद जिसे बेचने के लिए उसे ही ग्राहक को रुपये देने पड़ते। भाई प्लीज इस इंसानी रूप बैक्टीरिया को ले जाइए, यहाँ सबकी इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। अयान को इतने अजीब लुक के साथ खुद को घूरता हुआ देखकर अद्विक ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और हंसी को रोकने की नाकायाब कोशिश करते ही कहा, अयान सिंघानिया, आपकी अपने आप को इतनी ज़्यादा वैल्यू देने की आदत पड़ गई है कि आपके दिमाग की वैल्यू ही खत्म हो गई है। और यह आपको अपने ऊपर इतने बुरे तरीके से यकीन है कि आप ही पागल है कि आपने ये भी नहीं सुना कि मैंने पागल की फौज कहा था। और आप तो खुद को ही फौज मानने लग गए और अपने साथ अपने उन चांगू मंगू को भूल गए। इतना कह अद्विका फिर हंस दी। वही अयान का चेहरा बुरी तरह काला पड़ चुका था। इस लड़की ने 1 महीने में उसकी इतने शब्द सुनाए थे कि अब उसके कानों में अद्विका का हर एक शब्द अपने लिए ही महसूस होने लगता है। बेचारा अयान सिंघानिया। रिप फॉर अयान सिंघानिया के एटीट्यूड के लिए। उसने अद्विक के हंसते ही चेहरे को देखा जो कब से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसे ही जा रहा था। अचानक ही कुछ सोकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो तुरंत अद्विक के बेड के पास झुक गया और उसने अपनी गाल अद्विका के गाल से टच लिए। वही अयान के गाल को अपने गाल पर महसूस करके अद्विका का तो पूरा शरीर की फ्रिज हो गया था। उसका हंसना तो जैसे कहीं गायब हो गया था। उसके पेट में फिर से अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। तभी अयान ने बड़ी धीमी और कर्कश आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, अगर तुम इतना खूबसूरत होकर हंसोगी तो तुम चाहो लड़की हो या न हो, पर मुझे एक लड़का बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वही अद्विक की खोपड़ी से तो अयान के हर एक शब्द ऊपर से उड़ गए। वो बस आंखें फाड़े अयान के एक्शन को देख रही थी। उसके हाथ जिन्हें शायद अयान को धक्का देना चाहिए था, उन्हें तो अयान ने पहले ही अपने हाथ से इंटरवेंट कर लिया था। अद्विक के शॉकिंग और क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर अयान ने उसके नोज पर एक सॉफ्ट किस की और एक आई विंक करके उसे छोड़कर अपने बेड पर जाकर वो लेट गया।
वही अब तक अयान तो अपने साइड के लैंप को ऑफ कर दिया था। वही कुछ देर तक अयान के एक्शन से नॉर्मल होकर जब अधदिका ने ध्यान से उसके शब्दों को सोचा तब उसे उसका मतलब समझ आया। और मतलब के समझ आने के साथ ही अधदिका का चेहरा पूरा लाल हो गया था। और इसमें कोई शक नहीं था कि चेहरा गुस्से की वजह से लाल हुआ था। ये बेलबुदी इंसान समझता क्या है खुद को। फिर उसने अयान की साइड देखा तो वो मस्त फेल कर सो चुका था। उसे ऐसे देख अद्विका ने उसे एक शिकार की तरह घूरा और फिर वी भी अपना चादर तान करके सो गई। अगले दिन शाम का वक्त। आज सक्षम और अयान को उनके ऑफिस में एक जरूरी काम था तो इसलिए वो सुबह के 2 लेक्चर लेने के बाद ही चले गए थे। वही रात में भले ही अयान को पता था कि पीयूष का कॉल आया था पर उसे इस बात की दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि आज ही उसकी स्वीट हार्ट का शो है और जिसके साथ उनका शो है उसे वो लोग पसंद नहीं है, रियांश। वही पागलों की टोली हर्ष, पीयूष, रियांश, माधव, सचिन, गागी और गलती से मायरा और अद्विक कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही एक अपार्टमेंट में थे जिसे पीयूष ने अपने म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस के लिए लिया था। मैन बैंड में जो लोग थे वो पीयूष हारमोनियम एंड फ्लूट, अद्विक पियानो, रियांश गिटार और मेहुल ड्रम प्लेयर था। वही बाकी सब यहाँ पर मक्खी मारने के लिए थे। सबसे ज्यादा परेशान तो हर्ष था। उसे बार बार कोई ना कोई बातों के तबले से बजा कर चला जा रहा था। पर मजाल था कि वो यहाँ से एक पल के लिए भी गया हो। आखिर उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर था। हर्ष हैरान परेशान सा बार बार अयान और सक्षम को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर वो दोनों मीटिंग में थे, इसी वजह से वो उसका कॉल उठा नहीं रहे थे। और हर्ष यहाँ बड़बड़ाए जा रहा था, अयान अगर आज तुम नहीं आए ना तो देख लेना कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा नहीं रहेगा। वैसे भू बहुत लोग हैं उसे छीनने के लिए। वो घूरती हुई आंखों से सामने के नज़ारे को देख रहा था जिसे देखकर उसका दिल बार बार कह रहा था, आज मेरे यार की बर्बादी है। ओह आज मेरे यार की बर्बादी है। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।